चलो रिवीजन करेंगे हमने क्या पढ़ा था। हमने पढ़ना शुरू किया था एटॉमिक स्ट्रक्चर, जिसमें पढ़ा था हमने पहले डिस्कवरी ऑफ फंडामेंटल पार्टिकल्स। फंडामेंटल पार्टिकल्स की डिस्कवरी में हमने पढ़ा था पहले कैथोड रे ट्यूब एक्सपेरिमेंट बाय जूलियस प्लकर। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिसमें चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन 1.6 into 10⁻⁹ कूलम, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 into 10⁻31 kg। फिर चार्ज टू मास रेशियो देखा था। देन हमने पढ़ा था प्रोटॉन की डिस्कवरी बाय गोल्डस्टीन एंड एनोड रेज। एक की पॉइंट ध्यान में रखना ये था कि कैथोड रेज आर बेसिकली बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन व्हाइल एनोड रेज आर कैटायंस। तो एनोड रेज का नेचर ऑफ गैस पर डिपेंड करेगा, बट कैथोड रेज का नेचर इंडिपेंडेंट ऑफ गैस होगा। उसके बाद हमने पढ़ा था डिस्कवरी ऑफ न्यूट्रॉन्स बाय चार्डविक। हमने पढ़ा था एक न्यूक्लियर रिएक्शन है जिसमें हीलियम और बेरिलियम के न्यूक्लियाई को बॉम्बार्ड किया गया था और हमें एक न्यूट्रल पार्टिकल मिला जिसका सिर्फ मास है ऑलमोस्ट इक्वल टू प्रोटॉन मास है। स्लाइटली ज्यादा होता है न्यूट्रॉन का मास प्रोटॉन से, बट कैलकुलेशंस में ऑलमोस्ट इक्वल माना जाता है। उसके बाद हमने पढ़ा था एटॉमिक मॉडल्स, थॉमसन का एटॉमिक मॉडल, जिससे कि हमें पॉइंट समझ में आया कि एटम इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। और फिर उसका फेलियर या ड्रॉबैक ये था कि रुदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट के साथ कंसिस्टेंट नहीं था वो। फिर हमने पढ़ा था रुदरफोर्ड्स गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। रुदरफोर्ड के गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट से हमें 3 पॉइंट्स पता चले थे। एटम इज मोस्टली एम्प्टी, most of the mass of the atom is inside the nucleus which is positively charged due to the presence of protons and neutrons. And then हमने पढ़ा था electrons revolve around the nucleus। आपने उसके बाद पढ़ा था कि सिंस मैक्सवेल कहता है कि अगर कोई चार्ज पार्टिकल किसी दूसरे चार्ज पार्टिकल के सराउंडिंग में रिवॉल्व करता है, देन इट शुड कंटिन्यूसली रेडिएट एनर्जी in the form of इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इस वजह से इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कंटिन्यूसली घटनी चाहिए एंड इट शुड फॉलो अ स्पाइरल पाथ। इवेंचुअली इट शुड कोलाइड ऑन द न्यूक्लियस, हेंस एटम शुड नॉट बी स्टेबल। दिस वाज द क्वेश्चन जिसको रुदरफोर्ड आंसर नहीं कर पाया साइमल्टेनियसली। उस टाइम पे एटम पे जो स्पेक्ट्रा, एटम पे लाइट्स डालने पे कुछ वो लाइट्स अब्सॉर्ब करता था, कुछ नहीं अब्सॉर्ब करता था। उसे स्पेक्ट्रा रिकॉर्ड हुआ कि कौन कौन सी लाइन्स अब्सॉर्ब कर रहा है। तो वो जब स्पेक्ट्रा का रीजन पूछा गया कि इतनी सारी वेवलेंथ की लाइट मैंने स्ट्राइक किया एटम पे, ऐसा क्यों है कि यही पर्टिकुलर वेवलेंथ अब्सॉर्ब हो रही हैं, तो उसका भी वो कोई जस्टिफिकेशन नहीं दे पाया एटॉमिक स्पेक्ट्रा का। तो ये दो उसके क्या है, ड्रॉबैक्स हैं। फिर उसके बाद जो मॉडल आता है इस बोर्स एटॉमिक मॉडल, लेकिन रुदरफोर्ड और बोर के मॉडल के बीच में बहुत ज्यादा अच्छी डिस्कवरीज हुई। तो हमने पढ़ा था डिस्कवरीज बिफोर बोर्स मॉडल। पहला क्या था बताओ, डुअल नेचर ऑफ लाइट, जिसमें यंग्स ने प्रूव किया कि लाइट में वेव नेचर है बाय इंटरफेरेंस पैटर्न्स। एंड देन हमने पढ़ा था कौन सा बताओ, मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी। मैक्सवेल इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी के 3 पॉइंट्स ध्यान में रखने थे। Any charged particle in oscillation produces oscillating electrical and magnetic fields which are perpendicular, and these two are perpendicular to the direction of propagation. इन्हीं fields को क्या कहा जाता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस और वेव्स। ये बताओ वैक्यूम में ट्रैवल कर सकती हैं विद द स्पीड ऑफ लाइट। यही था इस कमेंट से, इतने पॉइंट्स थे ना, इतने ही थे। फिर प्लैंक्स क्वांटम थियरी किया था हमने। प्लैंक क्वांटम थियरी क्या कहती है कि जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन है जब ये ट्रैवल करती है तो ट्रैवल करेगी इन द फॉर्म ऑफ वेव, बट जब ये एटम में एमिट या अब्सॉर्ब होगी तो इन द फॉर्म ऑफ बंडल ऑफ एनर्जी एमिट होगी, एंड दिस बंडल ऑफ एनर्जी इज क्वांटा। लाइट के क्वांटा को क्या कहा जाएगा, फोटोन। और फिर फोटोन, एक फोटोन या एक क्वांटा की एनर्जी कैसे निकाली थी हमने, एच न्यू और एच सी बाय लैम्डा, और ईवी में निकालना है तो 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। फिर उसके बाद वही की टोटल एनर्जी निकालना है तो एन से नंबर ऑफ फोटोन से मल्टीप्लाई कर देना। फिर जो प्लैंक्स क्वांटम थियरी है जो प्रूफ कर रही है
पार्टिकल नेचर, इसका फर्दर एक्सटेंशन एक्सपेरिमेंटल प्रूफ किसने किया बता, आइंस्टाइन ने, बाय फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। उसने क्या किया था, मेटल के सरफेस पे सूटेबल फ्रीक्वेंसी के फोटॉन स्ट्राइक किए थे, और फोटॉन्स जब आप स्ट्राइक करते हो तो करस्पॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एमिट होते हैं और करंट शुरू हो जाता है, फोटो सेल वर्क करने लगता है। आपने पढ़ा था कि जो फोटो इलेक्ट्रॉन्स है, जहाँ एनर्जी ऑफ फोटोन ही डिसाइड करने वाला है काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ईपी माइनस फाइव। फाइव क्या था बताओ, वर्क फंक्शन विच इज कांस्टेंट। अच्छा, ईपी एनर्जी ऑफ फोटोन हमने सीखा था 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम, इससे ईवी में निकालना सीखा था। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था कि थ्रेशोल्ड एनर्जी को ही फाइव कहा जाता है। इट इज इक्वल्स टू एच न्यू नॉट which is the threshold frequency, या hc by lambda naught which is the threshold wavelength। इसी को आयोनाइजेशन एनर्जी भी कहा जाता है। फिर उसके बाद हमने पढ़ा था स्टॉपिंग पोटेंशियल। स्टॉपिंग पोटेंशियल निकालना है तो बेसिकली सवाल आपसे क्या निकालने बोल रहा है बताओ, काइनेटिक एनर्जी मैक्स। क्योंकि जब भी आपको काइनेटिक एनर्जी मैक्स मिल जाएगी, मान लो काइनेटिक एनर्जी मैक्स इलेक्ट्रॉन के लिए आई है 6 eV, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल उसका क्या होगा बताओ, 6 वोल्ट्स, हाँ या नहीं। तो whenever you are asked to calculate stopping potential, you are asked to calculate maximum kinetic energy। हमने एक सवाल किया था, एक और लिखो, लिखो when electromagnetic radiation of frequency, when electromagnetic radiation of frequency 5 into 10 raised to 15 hertz, 5 into 10 raised to 15 hertz falls on the metal surface, the maximum kinetic energy of the emitted photoelectrons is double than the kinetic energy of the photoelectron, is double than the kinetic energy of the photoelectron emitted when electromagnetic radiation of frequency 3 into 10 raised to 15 hertz is struck on the same metal, determine the work function of the metal in EV, determine the work function of the metal, threshold energy and threshold frequency, न्यू नॉट, नहीं गलत है, तुम बताओ। 6.626 work function 6.626 into 10 raised to 15 in the unit, फिर भी मेरे ख्याल से ईवी में बताओ मुझे वर्क फंक्शन ईवी में चाहिए। यस, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी 10 raised to 15, 5 बोला ना, 10 raised to 5 बोला।
हम्म, क्या कह रहे हो कुशल? 10 पॉइंट नहीं, चेक करो, रॉन्ग। ईवी में, मैं ईवी में पूछ रही हूँ, वर्क फंक्शन मुझे ईवी में बताओ। ईवी में पूछ रही हूँ मैं आपको वैल्यूज। कितना? 4 × 10⁻32 ईवी में। इतना आंसर कैसे आ सकता है कुशल? चेक करो। रॉन्ग है। बहुत बड़ा आंसर आ रहा है। 4.1 EV। वेरी गुड। 4.1 EV is the correct answer. 10⁻15 हर्ट्ज आंसर कितने लोगों का आ गया है? ठीक है। फॉर्मूला भी ऐसे चूज करना है जो हमें डेटा दिया है उसके करस्पॉन्डिंग। जो मुझे डेटा दिया है उसके करस्पॉन्डिंग ये फॉर्मूला तो सूटेबल नहीं है, EP-5 वाला। उससे नीचे भी तो एक फॉर्मूला था, Hnu - Hnu0। न्यू0 डायरेक्ट आ जाएगा ना उससे। चलो पेन रख दो, इतना टाइम सफिशिएंट है। रखो पेन, सबकी पेन नीचे होनी चाहिए। सबको बोल रही हूँ पेन नीचे रख दो, इससे ज्यादा टाइम आप नहीं लगा सकते। काइनेटिक एनर्जी ऑफ द फर्स्ट, ओके गुड, ध्यान दो यहाँ पे। काइनेटिक एनर्जी जो आपके पास फर्स्ट फोटो इलेक्ट्रॉन की थी, that was twice kinetic energy of the first photoelectron is the twice the kinetic energy of the second one। और काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या है आपके पास? EP-5 which is Hnu - Hnu0। तो H कॉमन लिया, nu - nu0 इक्वल टू 2 nu - nu0। लेकिन ये फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का होगा, फोटो इलेक्ट्रॉन का, ये सेकेंड का। चल रहे हो साथ में, और H यहाँ पे भी कांस्टेंट। अच्छा, फिर उसके बाद डेटा सब्स्टिट्यूट करो। पहला डेटा क्या है आपके पास? 5 × 10⁻15 माइनस nu0 इक्वल टू 3 × 10⁻15 दिया हुआ है, विच इज 6 × 10⁻15 माइनस 2 nu0। हाँ या नहीं? इधर पे भेजो तो 2 nu0 माइनस nu0 इक्वल टू nu0। 6 × 10⁻15 माइनस 5 × 10⁻15 इज 10⁻15। आपका आंसर आ गया nu0 का। फिर nu0 इक्वल टू c/λ0। हाँ या नहीं? Therefore λ0 is equals to क्या हो जाएगा बताओ? c which is 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड अपॉन क्या हो जाएगा बताओ? फर्दर यूनिट का ध्यान रखना है बस आपने। कितना आया है? 10⁻15 सेकेंड इनवर्स, सेकेंड इनवर्स से सेकेंड इनवर्स कैंसिल। आपके पास आंसर कितना आया बताओ?
कितना 3 इंटू 10⁻⁻7, 3 इंटू 10⁻⁻7 इंटू 10⁻10 कर दो तो एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। तो मैं कह सकती हूँ रफली मेरे पास 3000 एंगस्ट्रॉम, रफली नहीं 3000 एंगस्ट्रॉम मेरे पास वेवलेंथ आ गया। मीटर में था 3 इंटू 10⁻⁷ मीटर, या एंगस्ट्रॉम में 3000 एंगस्ट्रॉम। अब फिर तो आपके पास सवाल खत्म हो जाता है ना, बताओ कैसे। यहाँ कर रही हूँ, आपको पता है कि आपको पता है कि एनर्जी इज इक्वल्स टू 12400 बाय लैम्डा। सो थ्रेशोल्ड एनर्जी को ये क्या कहा जाता है, वर्क फंक्शन इज इक्वल्स टू 12400 बाय लैम्डा नॉट इन एंगस्ट्रॉम। फिर बस 12400 बाय 3000 करो, ये कितने पे कैंसिल होगा बताओ, समथिंग 4.12 या 13 पे। ये भी कोई दुख नहीं होना चाहिए यहाँ तक। कॉपी करो। डन। देखो यहाँ से देख के लिखो, बस इतना टाइम काफी है। चलो ध्यान दो, यहाँ पे हेडिंग है हमारी बोर्स मॉडल ऑफ एटम। हेडिंग है हमारी बोर्स मॉडल ऑफ एटम। Bohr's model of atom. This model is based on Bohr's model of atom. This model is based on Planck's quantum theory. Planck's quantum theory and Rutherford's model of atom. This model is based on Planck's quantum theory and Rutherford's model of atom. समझते हैं क्या है मेन postulates। हेडिंग है हमारी postulates। postulates पहला लिखो, nucleus is present at the center. Nucleus is present at the center and electrons revolve around the nucleus. Electrons revolve around the nucleus in closed circular shells. In closed circular shells or orbits. ध्यान दो यहाँ पे, तो अब तक तो रुदरफोर्ड का ही मॉडल चल रहा है ना, यही तो उसने भी कहा था। न्यूक्लियस सेंटर में है, उसके सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो फिर गड़बड़ आ गई थी, कौन सी गड़बड़ थी बताओ, स्पाइरल पाथ की। एग्जैक्टली, कोलिजन। तो स्पेक्ट्रम को आगे समझेंगे, पोस्टुलेट्स एंड पे समझेंगे। अभी पहले समझते हैं कि जो मैक्सवेल्स इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थियरी से ड्रॉबैक आ रहा था उसको कैसे इसने ओवरकम किया। समझो यहाँ पे, इलेक्ट्रॉन का कंटिन्यूअस एनर्जी रेडिएट करने पे एक स्पाइरल पाथ फॉलो होना है ना, एक कुछ इस तरह से स्पाइरल पाथ फॉलो होना है या नहीं।
इस स्पाइरल पाथ को फॉलो करने के लिए, इस स्पाइरल पाथ को फॉलो करने के लिए मान लो ये ऑर्बिट्स हैं, ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे भी एग्जिस्ट करना होगा, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, यहाँ पे, और फिर इवेंचुअली न्यूक्लियस के पास। हाँ या नहीं? स्पाइरल पाथ तभी तो होगा। अब समझो यहाँ पे, यहीं पे उसका दूसरा पोस्टुलेट इसको रॉन्ग प्रूफ करता है कि ये पॉसिबल नहीं है कि इलेक्ट्रॉन यहाँ, यहाँ या यहाँ किसी बीच वाली जगह पे रहे। हम पहले समझ लेते हैं सेकेंड पोस्टुलेट। बोर कहता क्या है कि इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है। एग्जैक्टली, वेरी गुड। इलेक्ट्रॉन सिर्फ उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जहां पे उसका एंगुलर मोमेंटम mvr, दिस इज द एंगुलर मोमेंटम, उसका जो एंगुलर मोमेंटम है वो हो इंटीग्रल मल्टीपल, n is some integer, इंटीग्रल मल्टीपल ऑफ h/2π, इन्हीं ऑर्बिट्स में रहेगा। मतलब इनफाइनाइट ऑर्बिट्स है। न्यूक्लियस से जब आप आगे बढ़ते जाओगे तो इनफाइनाइट ऑर्बिट्स होंगे, लेकिन उन इनफाइनाइट ऑर्बिट्स में इलेक्ट्रॉन उन्हीं ऑर्बिट्स में रह सकता है जहां पे जो उसका एंगुलर मोमेंटम हो उसकी वैल्यू इंटीग्रल मल्टीपल आए h/2π की, विच इज 1h/2π और 2h/2π एंड सो ऑन। इसमें जो बीच में वैल्यू है 1h/2π से लेके 2h/2π के बीच में जो इनफाइनाइट जो भी वैल्यूज हैं, उन जगहों पे वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता। और अगर उन जगहों पे इलेक्ट्रॉन एग्जिस्ट नहीं कर सकता तो उसका स्पाइरल पाथ फॉलो करना पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि स्पाइरल पाथ फॉलो करने के लिए उसे बीच में कहीं आना होगा, यहाँ बीच में कहीं आना होगा, इवेंचुअली बॉम्बार्ड करने के लिए यहाँ बीच में कहीं आना होगा। समझ पा रहे हो? तो इसीलिए स्पाइरल पाथ वाला जो उसका फेलियर था, ड्रॉबैक था रुदरफोर्ड का, वो बोर ने कैसे दूर किया कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है। हाँ या नहीं? आप समझे क्वांटाइज्ड होने का मतलब? हमने पहले भी पढ़ा है, चार्ज इज क्वांटाइज्ड, मनी इज क्वांटाइज्ड, फिक्स्ड इंटीग्रल वैल्यूज का होना। 1 रुपए हो सकते हैं, 2 रुपए हो सकते हैं आपके पास, 1.25 नहीं हो सकता। 1 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, 2 इलेक्ट्रॉन लूज हो गया, 1.26 इलेक्ट्रॉन नहीं लूज हो सकता। तो चार्ज जैसे क्वांटाइज्ड है, 1e चार्ज हो सकता है या 2e। इसी तरह से 1h/2π हो सकता है एंगुलर मोमेंटम, या 2h/2π हो सकता है। तो उसने यही बोला कि जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनका एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, और इस वजह से स्पाइरल पाथ फॉलो करने का कोई सेंस नहीं है, पॉसिबिलिटी नहीं है। तो पहला वाला इससे हो गया। हाँ, अब आपको सवाल ये आना चाहिए, आ रहा होगा कि मिस कैसे, उसको कैसे पता चला? उसके खुद के पास ये रीजन नहीं था। बोर ने कह तो दिया कि एंगुलर मोमेंटम इज क्वांटाइज्ड। हाँ, और वो कैसे किया आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ डेटा कैलकुलेशन से बता दिया कि ऐसा ऐसा आ रहा है, देखो, ठीक है, कि प्रूफ कर दिया कैलकुलेशन वाइज, थियरी वाइज। उसके पीछे उसने रीजन नहीं बताया कि एक्चुअली क्यों। ये आप जब हम बोर के फेलियर पढ़ेंगे, ड्रॉबैक्स पढ़ेंगे, इसमें वन ऑफ द ड्रॉबैक यही है जो डी ब्रॉगली एक्सप्लेन करता है बाद में, कि क्यों एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड है, इलेक्ट्रॉन के वेव नेचर की वजह से होता है वो। बट ठीक है, अभी के लिए वो सब साइड हटाते हैं। उसने बस बता दिया कि एंगुलर मोमेंटम कैलकुलेशंस वगैरह से किया, हम आगे जब हम करेंगे तब भी आपको समझेगा वो कि एंगुलर मोमेंटम की फिक्स्ड वैल्यूज आएंगी। तो उसने बस बोल दिया एंगुलर मोमेंटम क्वांटाइज्ड होता है, इसीलिए स्पाइरल पाथ फॉलो नहीं होगा, कॉस्ट फेलियर हट गया। ठीक है, चल रहे हो साथ पे? लिखो। सेकेंड पोस्टुलेट में लिखो, क्वांटाइ नहीं, out of infinite available circular orbits,
electron will revolve only in those circular orbits out of infinite available circular orbits. Electron will revolve only in those circular orbits where its angular momentum is integral multiple of h by 2 pi. Integral multiple of h by 2 pi. लिख देना ये mvr is equals to nh by 2 pi. mvr is equal to nh by 2 pi. बॉक्स में लिखना है, इसे स्टार मार्क करना काफी इंपॉर्टेंट है. mvr is equals to nh by 2 pi. mvr is equals to nh by 2 pi. ब्रैकेट में क्वांटाइजेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम. क्वांटाइजेशन of angular momentum. Quantization of angular momentum, where m is equal to mass of electron, where m equal to mass of electron, v equal to velocity of electron in the nth orbit, v equal to the velocity of electron in the nth orbit. हर ऑर्बिट में स्पीड ऑफ द इलेक्ट्रॉन अलग होती जाएगी ना. यहाँ किसी अलग स्पीड से घूम रहा होगा, यहाँ किसी अलग से. v is the velocity of electron. r is the distance of electron from nucleus. r is the distance of electron from the nucleus. Slash or radius of nth orbit, or radius of nth orbit. nth orbit का मतलब जिस भी ऑर्बिट की आप बात कर रहे हो. r is the radius of nth orbit. h Planck's constant. h Planck's constant. सुनो, यहाँ सुनो, एक बात बताओ. हम न्यूक्लियस से आगे की तरफ मूव कर रहे हैं, यहाँ से चलना शुरू किया, ठीक है. ऐसे और भी शेल्स होंगे, ऐसे बहुत सारे होंगे शेल्स. यहाँ से यहाँ मूव करना शुरू किया. n इक्वल टू 1, n इक्वल टू 2, फिर आएगा n इक्वल टू 3, n इक्वल टू 4, है ना. जैसे मैं यहाँ से यहाँ मूव कर रही हूँ, बताओ एनर्जी इलेक्ट्रॉन की बढ़ेगी या घटेगी? As the distance of electron from the nucleus increases, energy of the electron increases. हाँ या नहीं? तुम नॉर्मल कॉमन सेंस के हिसाब से भी देख लो. इस क्लासरूम का एग्जांपल लो. तुम बहुत ज्यादा बात कर रहे हो, मस्ती कर रहे हो, सडनली आई कम एंड आई स्टार्ट शाउटिंग, तो सबसे ज्यादा इम्पैक्ट किन पे होगा? इन लोगों पे, है ना. एकदम फोर्स सामने से आ रही है. पीछे मैं डांट रही हूँ तब भी पीछे एक दो बच्चे ऐसे होंगे जो नीचे ऐसे करके बात कर रहे होंगे, तब भी ना. तो एक्साइटेड स्टेट में वो तब भी है, हाई एनर्जी स्टेट में वो तब भी है, इवन दो मेरा इन्फ्लुएंस जा रहा है यहाँ से, उन तक कम हो जा रहा है नहीं. तो डिस्टेंस जैसे जैसे बढ़ता है, न्यूक्लियस का जो इन्फ्लुएंस है, अट्रैक्शन है, वहां तक घट जाता है. और इस वजह से इलेक्ट्रॉन्स हाई एनर्जी स्टेट में रहते हैं, उनके पास फ्रीडम होती है ज्यादा एक्साइटेड रहने की. तो इस वजह से एज थर्ड पॉइंट, एज द डिस्टेंस ऑफ इलेक्ट्रॉन
as the distance of electron from the nucleus increases, energy of electron also increases. As the distance of electron from the nucleus increases, energy of electron also increases. So E1 से ज्यादा बड़ा होगा E2, और सबसे हाई एनर्जी क्या कब होगी बताओ? E इंफिनिटी पे, और ये एनर्जी होती है इक्वल टू जीरो, जीरो के बराबर, जीरो ईवी के बराबर होती है, क्योंकि बाकी सारी एनर्जीज नेगेटिव में होती है, तो मैक्स एनर्जी क्या होगी? जीरो। सुनो यहाँ सुनो, सबसे लो एनर्जी कब है बताओ? इक्वल टू 1 ना, तो इसे कहा जाता है ग्राउंड स्टेट। फिर ये यहाँ पे एनर्जी थोड़ी इंक्रीज हुई, तो इसे कहा जाता है फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट। ये क्या होगा? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट। कुछ लेजेंड्स इसमें भी गड़बड़ करके आते हैं। डिटरमाइन द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, n इक्वल टू 1 में निकाल के आ जाते हैं, ठीक है। फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू कहाँ हो? 2 पे। सेकेंड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 3। ग्राउंड स्टेट मतलब n इक्वल टू 1। इसमें भी गड़बड़ करते हैं लोग। ये तो ट्रेंड है ना, नहीं नहीं नहीं, ये रिलेशन, ये तो ट्रेंड है ना, वेरिएशन है। यहाँ काइनेटिक एनर्जी नेगेटिव नहीं है, वेरिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी चल रहा है विद समथिंग। जब मैं एब्सोल्यूट काइनेटिक एनर्जी की बात करूंगी तब तुम बोलोगे कि उसकी वैल्यू क्या होनी चाहिए? और आगे हम कैलकुलेट भी करेंगे। डन राइटिंग? अगला पॉइंट लिखो। ये सब कॉपी करते हुए चल रहे हो ना, साइड में रफ ड्रॉ करते हुए चलो, रफ कॉपी करते हुए चलो, ठीक है। चलो नेक्स्ट पॉइंट है, until electron is present in a particular shell, until electron is present in a particular shell, its energy remains constant. Until electron is present in a particular shell, its energy remains constant. मतलब जब तक एक ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता रहेगा, it will neither lose energy nor gain. Its energy will remain constant. कोई फोटोन का अब्जॉर्प्शन नहीं होगा, कोई फोटोन का एमिशन नहीं होगा। इसीलिए इन ऑर्बिट्स या शेल्स को स्टेशनरी स्टेट्स भी कहा जाता है, कि इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन अ स्टेशनरी स्टेट। स्टेशनरी स्टेट का मतलब फिक्स्ड एनर्जी स्टेट, चाहिए तो लिख सकते हो। हेंस शेल्स और ऑर्बिट्स आर नोन एज स्टेशनरी स्टेट्स। स्टेशनरी स्टेट। नेक्स्ट पॉइंट, electron can jump from any electron can jump from any higher excited state to any lower excited state. Electron can jump from any higher excited state to any lower excited state. बताओ एनर्जी अब्सॉर्ब करेगा या रेडिएट करेगा? रेडिएट, बाय रिलीजिंग एनर्जी और बाय रेडिएटिंग एनर्जी in the form of photon, by radiating energy in the form of photon. Next, electron can jump from any lower excited state to any higher excited state
electron can jump from any lower excited state to any higher excited state by absorbing energy in the form of photons and it is referred as, by absorbing energy in the form of photons, and it is referred as excitation, अच्छा सुनो, यहाँ पे मान लो इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ये ग्राउंड स्टेट, फर्स्ट एक्साइटेड, सेकेंड एक्साइटेड, थर्ड एक्साइटेड स्टेट से फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे, मैं कह रही हूँ रट मत लेना झूम झूम के कि रट लिया वैल्यूज एनर्जी की, मैं रफली कह रही हूँ कि इसकी एनर्जी 10 ईवी है और इसकी एनर्जी 2 ईवी है, तो कितनी एनर्जी रेडिएट करेगा बताओ? 8 ईवी। तो अच्छा, ये एनर्जी किस फॉर्म में रेडिएट करेगा? फोटोन। तो मतलब सुनो, यहाँ जो डिफरेंस इन एनर्जी है वही क्या एनर्जी ऑफ द फोटोन होगा, हाँ या नहीं? और डिफरेंस इन एनर्जी कैसे निकालोगे? एनर्जी ऑफ हायर एक्साइटेड स्टेट माइनस एनर्जी ऑफ लोअर एक्साइटेड स्टेट इज इक्वल्स टू एनर्जी ऑफ फोटोन, विच इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो अगर तुमसे पूछा जाए कि कितनी वेवलेंथ का फोटोन ऑब्जॉर्ब होगा या एमिट होगा, तो तुम डायरेक्ट ये अप्लाई करोगे। अगेन काफी बच्चे इस चीज में कंफ्यूज होते हैं कि मिस अगर n इक्वल टू 4 से 2 पे आ रहा है तो n2 हो जाएगा 2। यहाँ n2 ये नहीं ये कर रहा है कि कहां से कहां आ रहा है, n2 इज बेसिकली हायर टू लोअर, हायर वैल्यू ऑफ n, नहीं ऐसे कंफ्यूज हो जाएगा, n2 ऐसे लिखो वेर n2 शुड ऑलवेज बी ग्रेटर देन n1। तो अगर सुनो, यहाँ सब सुनो, यहाँ काफी लोग कंफ्यूज होते हैं, अगर 3 से 6 पे ट्रांजिशन हो रहा है, n2 क्या है? 6, नहीं, हाँ मॉड बेसिकली, लेकिन एनर्जी का साइन आएगा वहां पे। फिर से n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 6 पे ट्रांजिशन हो रहा है, n2 क्या होगा? 6। 6 से 3 पे हो रहा है, n2 क्या होगा? 6। चाहे 6 से 3 पे आए या 3 से 6 पे जाए, n2 हमेशा बड़ी वैल्यू ऑफ n ही रहने वाला है। तो फिर ऐसा क्यों? क्योंकि समझो, यहाँ पे एक बार में वो वैल्यू नेगेटिव आ जाएगी, एक बार में वो वैल्यू पॉजिटिव आ जाएगी। नेगेटिव इंडिकेट करेगा एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ फोटोन, जब एनर्जी रिलीज होती है तो नेगेटिव रहती है ना, और अगर पॉजिटिव आएगी मतलब वो फोटोन अब्सॉर्ब हुआ है। तो तुम्हें इससे फर्क नहीं पड़ता कि 6 से 3 पे आया या 3 से 6, n2 हमेशा हायर वैल्यू रहने वाली है, n1 हमेशा लोअर वैल्यू रहने वाली है। जो साइन आएगा तुम्हारा डेल्टा ई का, जो साइन आने वाला है, दैट विल सिंपली इंडिकेट एनर्जी इज बीइंग अब्सॉर्ब्ड और रिलीज्ड। समझ में आ गई बात? चलो कॉपी करो इसे। उड़ गया क्या लास्ट बेंचेस? जिंदा हो तुम? नहीं ऐसा कुछ नहीं, जैसे मैं अगर तुमसे सवाल पूछूं, डिटरमाइन the wavelength of photon emitted when an electron jumps from n equal to 6 to n equal to 3। हाँ हम करेंगे, काफी प्रैक्टिस करेंगे, हो जाएगा, बस तुम लोग स्पीड में लिखो थोड़ा। डन राइटिंग? एटम की स्टेबिलिटी, यू आर आस्किंग, फिर से एटम की स्टेबिलिटी दोनों पे ही नहीं, दोनों इंडिपेंडेंट टर्म्स है।
किसी किसी एटम में, हाँ इस पे कह सकते हो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पे एटम की स्टेबिलिटी डिपेंड करेगी, क्योंकि मान लो कि तुम्हारे पास Fe है, आयरन 26, अच्छा सिंपल एग्जांपल लेते हैं, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम के में तब जब तक तुम 2 इलेक्ट्रॉन निकाल के रखे हो उसकी स्टेबिलिटी तक ठीक है, लेकिन तुम जब और इलेक्ट्रॉन्स रिमूव करते हो तो न्यूक्लियस का पॉजिटिव अब बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो गया, उसको अब प्लस फील होने लग रहा है, और कोई भी स्पीशीज चार्ज रहना प्रिफर नहीं करती है। नेचर का ये रूल है फिजिक्स का, फिजिकल केमिस्ट्री का, कि कोई स्पीशीज चार्ज नहीं रहना चाहती है। तो जब आप एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हटाते जाते हो तो बेसिकली तुम क्या कर रहे हो, एटम की स्टेबिलिटी को डिस्टर्ब कर रहे हो। तो काइंड ऑफ इट विल डिपेंड अपॉन कि टोटल इलेक्ट्रॉन्स कितने हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, एक बात बताओ, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है न्यूक्लियस के इस सर्कुलर ऑर्बिट पे, इस सर्कुलर ऑर्बिट में रहने के लिए उसको कोई सेंट्रीपिटल फोर्स लग रही होगी, कौन प्रोवाइड कर रहा है ये सेंट्रीपिटल फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। तो द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स required by the electron, the necessary centripetal force required by the electron to maintain the circular path is provided by electrostatic forces of attraction, is provided by electrostatic forces of attraction, is provided by the electrostatic forces of attraction between the electron and nucleus. So electrostatic forces of attraction is equal to centripetal force, मुंह बंद कर लो, तुम चुप हो जाओ। अरे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कैसे निकालते हैं बताओ, K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर, हाँ या नहीं। और हमारे पास यहाँ पे कुछ इस तरह से है ना, Q1 is the charge on nucleus and Q2 is the charge on electron. चार्ज ऑन द न्यूक्लियस किसकी वजह से होगा, प्रोटॉन, और प्रोटॉन कितने होंगे जितना एटॉमिक नंबर है ना, तो मतलब चार्ज ऑन द न्यूक्लियस पक्की बात Ze आने वाला है, इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है वो E आने वाला है, सो ये इट विल बी, और K CGS यूनिट में K कितना होता है बताओ, 1, तो Ze इंटू E अपॉन R स्क्वायर इज इक्वल्स टू, सेंट्रीपिटल फोर्स का फॉर्मूला क्या होता है, mv स्क्वायर अपॉन R, सो mv स्क्वायर अपॉन R इज इक्वल टू Ze स्क्वायर अपॉन R स्क्वायर। ये एक रिलेशन, इन दो रिलेशंस के बेसिस पे ही हम जितने भी डेरिवेशंस हैं सब करने वाले हैं, कॉपी करो इसे। लास्ट बेंचेस सुनो यहाँ, तो बोर मॉडल का जितना भी हमें थियरी समझना था यही टोटल थियरी थी। अब इसमें सवाल किस तरह से बनते हैं, पहला टाइप का क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा, इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में घूम रहा है, थर्ड एक्साइटेड स्टेट मतलब n इक्वल टू 4, बताओ थर्ड एक्साइटेड स्टेट का रेडियस क्या होगा, ठीक है। एक पहला सवाल रेडियस ऑफ एनी ऑर्बिट पूछ सकता है वो। दूसरा क्वेश्चन, थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो बताओ किस स्पीड से भाग रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इलेक्ट्रॉन थर्ड एक्साइटेड स्टेट में जब है तो उसकी पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, काइनेटिक एनर्जी क्या होगी, और उसकी टोटल एनर्जी क्या होगी, ठीक है। और दूसरे टाइप के सवाल, एक तो किसी पर्टिकुलर स्टेट में ये टाइप के सवाल बन सकते हैं, रेडियस पूछ लिया जाए, वेलोसिटी पूछ ली जाए, टोटल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी पूछ ली जाए,
दूसरा टाइप का सवाल बनता है जब इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करता है कि यहां से यहां जंप किया तो कितनी फ्रीक्वेंसी का फोटोन रिलीज किया, या यहां से यहां आया तो किस वेवलेंथ की एनर्जी उसने रिलीज की, इस तरह के सवाल। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस को हम समझते हैं। हम बेसिकली अब हम कैलकुलेशन सॉल्विंग वाले पार्ट पे आते हैं बोर के। पहला लिखो, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट चलो पेन रखो और ध्यान दो, हम एक साथ दो तीन चीजें सीखते हैं। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट, ध्यान दो, हमने दो इक्वेशन अब तक कर रखी है। पहला mvr इज इक्वल्स टू nh अपॉन 2 पाई, एक ये चीज, और दूसरा हमने किया है, बताओ, ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इज इक्वल्स टू mv स्क्वायर अपॉन r। हाँ या नहीं? ओके, यहां से v की अगर वैल्यू निकालें, ठीक है, सो v की वैल्यू क्या आ जाएगी बताओ, nh बाय 2 पाई अपॉन 1/mr। चल रहे हो साथ में? सब्स्टिट्यूट करो इसको, ये सेकेंड इक्वेशन बोलते हैं, सब्स्टिट्यूट इन टू, सेकेंड में सब्स्टिट्यूट किया तो m n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर 1/m स्क्वायर r स्क्वायर, दिस इज mv स्क्वायर, हाँ या नहीं, अपॉन r भी है तो r क्यूब कर देते हैं, इज इक्वल्स टू किसके बराबर है बताओ, ze स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर। सो जो चीजें कैंसिल होती है उसे कैंसिल करो, r स्क्वायर से यहाँ एक r बचेगा, और कुछ कैंसिल होता हुआ दिख रहा है, m से ये कैंसिल हुआ, और कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है, r को वहां पे भेजो, तो r इज इक्वल्स टू n स्क्वायर h स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर mze स्क्वायर। ये रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आया। ठीक है, सदमे में नहीं जाना है। अब तुम नोटिस करो, यहाँ पे n और z के अलावा सब कुछ कांस्टेंट है। इस कांस्टेंट की जब आप वैल्यू निकालते हो, प्लैंक्स कांस्टेंट, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन रखते हो, तो आपको मिलती है वैल्यू 0.529 n स्क्वायर बाय z, और ये आंसर हमारा है एंगस्ट्रॉम में। तो रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला हमें जो अप्लाई करना है इज 0.529 n स्क्वायर बाय z एंगस्ट्रॉम। सवाल कैसे होगा, डिटरमाइन द एनर्जी, डिटरमाइन द रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट ऑफ, कौन है, इधर से हो रहा है ना, कौन है इधर? कोई नहीं। क्या भांगड़ा कर रहे हो तुम लोग, ऐसा लग रहा है बोर्ड मुझ पे गिर जाएगा। तुम कर रहे हो पार्टी? हाँ नहीं, इधर कोई नहीं कर रहा मस्ती, हम लोग तो सॉल्व कर रहे हैं। कैसा हुआ चलते क्लास में? अरे बेल अभी हो रहा है, अभी एक मिनट पहले। अच्छा, उधर कुछ मत करो, ठीक है, शांति से बैठो। मेंस, 12th मेंस, चलो कॉपी करो। किसको कौन सुनिए,
h/2 को क्या नहीं ले सकते, दिया तो, और कितना लेंगे। हाँ मैं उधर एक उसमें तुम लोग प्रोसेस ही नहीं कर पाते हो कि इंसान अभी एड्रेस कर रही हूँ मैं उसे। हाँ बोल दो पहले। हाँ तो कर लो फिर एड्रेस। NH क्रॉस में लिखा जा सकता है उसे, ठीक है। अच्छा सुनो, तुम लोग एक साथ लिखो, बहुत धीरे लिखते हो। पेन रखो, नहीं नहीं पेन रख दो, एक साथ सब कर लेंगे फिर तुम बैठ के कॉपी करो। पेन नीचे होनी चाहिए सबकी। सुनो यहाँ, अगर सवाल पूछा जा रहा है कि लिथियम +2 के थर्ड एक्साइटेड स्टेट में बताओ, लिथियम +2 के थर्ड ऑर्बिट का रेडियस बताओ। थर्ड ऑर्बिट मतलब n = 3 और लिथियम है तो z = 3, तो n की वैल्यू 3, z की वैल्यू 3 रखा, आंसर तुम्हारा एंगस्ट्रॉम में आ जाएगा। समझ में आ गई बात। अच्छा एक बात बताओ, अगर तुम इस पार्ट को चेक करो, 0 ये वाला पार्ट, ये क्या रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन है, क्योंकि उसका z तो क्या होता है बताओ 1। तो मैं कह सकती हूँ, एक नया फॉर्मूला यहाँ से बना सकती हूँ कि रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी स्पीशीज। तुम कहाँ भागने वाली हो इसके बाद, मैं साथ में लेके ऐसे बोर्ड नहीं जाने वाली, ठीक है। रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ एनी स्पीशीज इज इक्वल्स टू रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन z। समझ में आ गई बात। तो कई बार सवाल ऐसा भी पूछा जाता है कि हाइड्रोजन के थर्ड या सिक्स्थ ऑर्बिट का रेडियस इतना है, तो बताओ लिथियम के सिक्स्थ ऑर्बिट का रेडियस क्या होगा। तो आपके लिए आसान हो जाता है, बस z से डिवाइड करना है। समझ में आ गई बात। चलो नेक्स्ट हमारा है वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट। सुनो यहाँ, वेलोसिटी mvr इज इक्वल्स टू nh/2π। अभी हमने r का लिखा है फॉर्मूला, रेडियस ऑफ nth ऑर्बिट n²h² अपॉन 4π² mze²। है नहीं, इसे बस यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें तो क्या आने वाला है हमारे पास mv, ये पूरी खिचड़ी सब्स्टिट्यूट करना है। e² इक्वल टू nh/2π। NH और NH कैंसिल हुआ, M कैंसिल हुआ, 2π से 2π बचा यहाँ पे, और कुछ नहीं है ना। तो V इज इक्वल्स टू 2π ze² अपॉन NH। है नहीं, ये वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट है। अब अगर तुम नोटिस करो तो यहाँ पे तुम्हें z और n के अलावा सब कुछ कांस्टेंट दिख रहा है। जब तुम कांस्टेंट की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो आता है 2.18 इंटू 10⁸ z/n cm/s। समझ में आ गई बात। यहाँ तक कोई दुख नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट हमसे पूछा जाता है एनर्जी। हमने दो रिलेशंस पढ़े हैं, एनर्जी का रिलेशन समझते हैं। एनर्जी में काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी, तीनों को समझेंगे। काइनेटिक एनर्जी तुमने बचपन से पढ़ रखा है ना, फॉर्मूला क्या होता है बताओ, 12mv²। अच्छा तुमने अभी ये पढ़ा कि mv² अपॉन r इज इक्वल टू ze² अपॉन r²। तो mv² किसके बराबर हो गया बताओ, ze² बाय r। तो इसे मैं लिख सकती हूँ ना कि काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल्स टू ze² बाय r। पक्का चल रहे हो साथ में।
फिर तुम्हें पता है कि मिस इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल, अच्छा हाँ हाफ है ना, बराबर Ze²/2r। इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला बताओ। KAmgh कौन पता, ग्रेविटेशनल पे पहुंच गए। KQ1Q2/r। Q1 क्या था, चार्ज ऑन न्यूक्लियस, Q2 चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, K तो 1 ही रहने वाला है CGS में, सब्स्टिट्यूट करो। चार्ज ऑन न्यूक्लियस Ze, चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन E अपॉन R। क्या दोनों पार्टिकल्स ऑपोजिट चार्जेस के हैं? तो मैंने आपको लिखाया था इट इज गिवन अ पॉजिटिव वैल्यू इन सिमिलर चार्जेस एंड अ नेगेटिव वैल्यू फॉर डिसिमिलर चार्जेस। तो यहाँ पे माइनस पक्का, तो पोटेंशियल एनर्जी हमारे पास आई -Ze² अपॉन आर। जिंदा हो यहाँ तक? तो टोटल एनर्जी हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल एनर्जी इज इक्वल्स टू पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी which is -Ze² upon r plus Ze² upon 2r, जिससे टोटल एनर्जी क्या आ गई बताओ, -Ze²/2r। पक्का? डिपेंड करेगा, हाँ हाँ बेसिकली ईवी में चलेगा। हाँ, यूनिट्स की वैल्यू अगर तुम रखोगे बराबर ईवी में आने वाला है। चलो वापस आओ यहाँ पे, इससे तुम एक रिलेशन समझ पा रहे हो। अगर मैं टोटल एनर्जी इज टू पोटेंशियल एनर्जी इज टू काइनेटिक एनर्जी की बात करती हूँ, तो आप समझ लिखो डेटा क्या है, -Ze² अपॉन 2r इज टू पोटेंशियल एनर्जी -Ze² अपॉन r, और ये Ze² अपॉन 2r। तो ये क्या आ रहा है बताओ, -1:2, फिर क्या -2:1। ये रिलेशन बहुत बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इससे तुम्हारा काम बच जाने वाला है बहुत कुछ। समझ पा रहे हो ना कैसे काम बचेगा? तुमने अगर टोटल एनर्जी निकाल लिया तो तुम्हें पोटेंशियल एनर्जी मिल जाएगी इंटू 2 करने पे। तुमने टोटल एनर्जी निकाल लिया तो उस पे नेगेटिव साइन कर दो, वही क्या हो जाएगी बताओ, काइनेटिक एनर्जी। समझ पा रहे हो क्या कहना चाह रही हूँ? तो अल्टीमेटली तुम्हें काउंट सिर्फ एक ही, कैलकुलेट सिर्फ एक ही कोई चीज करनी है, इधर काइनेटिक और टोटल और पोटेंशियल, बाकी अपने आप मिल जाएगा इस रिलेशन का यूज करके। जिंदा हो कुछ कह रही हूं मैं? चलो हम टोटल एनर्जी पे आते हैं। सो टोटल एनर्जी तुमने कहा -Ze²/2r। टोटल एनर्जी को ही एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट कहा जा सकता है, इक्वल टू -Ze²/2। r की वैल्यू अभी हमने पढ़ी n²h² अपॉन 4π² mze²। चेक कर लो, यही था ना, n²h² 4π² mze²। जो चीजें कुछ हो रहा है क्या, ये 2 है, ये 2 है, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा ना, बस ये कैंसिल हुआ। सो साथ में चलो, -Z² e⁴ 2π² अपॉन n²h²। अब तुम नोटिस करो यहाँ पे सब कुछ ऑलमोस्ट कांस्टेंट है, सिर्फ n और z को छोड़ के। जब तुम कांस्टेंट्स की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करते हो तो एनर्जी ऑफ nth ऑर्बिट का फॉर्मूला आता है -13.6 Z²/n², और ये आंसर आता है ईवी में। चल रहे हो साथ में? अच्छा, अगर तुम नोटिस कर पा रहे हो तो -13.6 Z²
चलो ठीक है, इतना आराम से, क्लास चल रही है अभी। एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन nth ऑर्बिट ऑफ एनी स्पीशीज किसके बराबर हो जाएगा बताओ? एनर्जी ऑफ एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द nth ऑर्बिट ऑफ हाइड्रोजन अपॉन, सॉरी अपॉन नहीं, इनटू z स्क्वायर। ये तुम्हारा मतलब सेवियर वाला फॉर्मूला समझ लो। अभी तुम्हें लग रहा होगा कि मिस क्या है ये, कुछ नहीं, बट आगे तुम्हें समझेगा। जिसको ये फॉर्मूला यूज करने आ गया ट्रांजिशंस में, और जिसके लिए एक एक आधा आधा पेज 1.5 पेज की सॉल्विंग करते हैं, इस फॉर्मूला से बहुत आसान हो जाएगा, 2-3 लाइन में करोगे। स्टार मार्क करना, इंपॉर्टेंट लिखना इस फॉर्मूला को। सो अगर मुझे बोला है कि इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन के थर्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी इतनी है, तो बताओ लिथियम +2 के थर्ड ऑर्बिट में कितनी होगी? तो ये फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हो, इंटू z स्क्वायर, बेसिकली इंटू 9 कर देना। लिख लिया है? नहीं लिखा? लिख लिया। हाइड्रोजन के पहले 5 ऑर्बिट्स में एनर्जी निकालो इलेक्ट्रॉन की। Calculate the energy of electron in the first 5 orbits of hydrogen. हर एटम के पास इनफाइनाइट शेल्स, चाहे उसमें इलेक्ट्रॉन एक ही क्यों ना हो, शेल्स इनफाइनाइट रहेंगे। शेल्स आर बेसिकली एनर्जी लेवल्स which will depend upon the distance from the nucleus. So use imagine shells as a distance. डिस्टेंस आप नहीं मिटा सकते हो ना, जैसे न्यूक्लियस है, यहाँ इतना इतना इतना, ये डिस्टेंस है, तो इलेक्ट्रॉन को इस डिस्टेंस से इस डिस्टेंस पहुंचा सकते हो फोटोन स्ट्राइक करके, क्योंकि फोटोन स्ट्राइक की एनर्जी बढ़ी, एनर्जी बढ़ी मतलब डिस्टेंस बढ़ा, डिस्टेंस बढ़ा मतलब शेल चेंज हुआ। हाँ, ऑफ कोर्स बिगड़ेगी, तुमने फोटोन दिया है, तुमने उसकी एनर्जी को बढ़ा दिया है, इसीलिए तो बोलते हैं इलेक्ट्रॉन इज इन द एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, फोर्थ एक्साइटेड स्टेट। ठीक है, तो अल्दो सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज है, डाउट ये आ सकता है कि मिस आपने बोला एक ही इलेक्ट्रॉन है, तो आप थर्ड शेल, फोर्थ शेल, फिफ्थ शेल की बात ही क्यों कर रहे हो? वही एग्जांपल है कि क्लासरूम में एक बच्चा बैठा है, तो वो पहले शेल में प्रिफर्ड रहेगा कि जब वो पढ़ने बैठे तो फर्स्ट बेंच पे बैठ के पढ़े, लेकिन अब मैं उस पर कितना गुस्सा कर रही हूँ ये डिसाइड करेगा अगले दिन वो किधर जाके बैठेगा, हाँ या नहीं? वो कितने एक्साइटेड स्टेट में रहेगा अगले दिन कि भाई थोड़ा कम झेलना है, तो उधर बैठेगा इधर बैठेगा, कुछ ऐसा है। तो ऐसा तो नहीं हुआ कि एक स्टूडेंट है तो मैंने सारी बेंचेस हटा दी, अब एक ही बेंच यहाँ पे रखी होगी। इसी तरह से सेम सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज होने की वजह से ये नहीं है कि n इक्वल टू 2 3 4 5 6 हट जाएगा, नो, उसमें इनफाइनाइट ऑर्बिट्स रहेंगे, इनफाइनाइट ऑर्बिट्स अवेलेबल रहेंगे। तुम अगर जब बोल देते हो कि मिस इनफाइनाइट ऑर्बिट्स नहीं रहेंगे, मान लो तुम्हारा अजम्पशन मानते हैं कि मैं सिंगल इलेक्ट्रॉन है तो एक ही ऑर्बिट रहना चाहिए, इनफाइनाइट ऑर्बिट रहना ही नहीं चाहिए, तो मैंने उस पर फोटोन ऑफ सर्टेन एनर्जी स्ट्राइक किया, अब उसकी एनर्जी बढ़ेगी ना, एनर्जी बढ़ेगी तो वो आगे जाएगा ना, न्यूक्लियस से दूर जाएगा, न्यूक्लियस से दूर जाएगा तो कहीं जगह पे रुकेगा ना, किसी एक फिक्स्ड एनर्जी पे रुकेगा ना। 2 EV पे 4 EV का स्ट्राइक कर दिया, 6 EV हुई उसकी एनर्जी, अब 6 EV के बाद वो 6 EV पे ही घूमेगा ना, तो वो एक स्टेशनरी स्टेट हुआ या नहीं? अब तुम अगर बोल रहे हो कि मिस आगे कुछ है ही नहीं, तो कहाँ गई वो एनर्जी, कहाँ हो गई वो एनर्जी, समझ पा रहे हो? तो न्यूक्लियस
के अराउंड जो डिस्टेंस है, पर्टिकुलर एनर्जी का डिस्टेंस है, वही उसका ऑर्बिट का कंसेप्ट है। तुम डिस्टेंस तो नहीं हटा सकते हो कि यहाँ से वहां जाने की प्रोबेबिलिटी तो नहीं हटा सकते हो ना, कि भाई तू यही एग्जिस्ट करेगा, वहां जाने की कोशिश किया तो तेरी एग्जिस्टेंस ही खत्म है ना। ठीक है, हाँ एटम हो सकता है। अब वो इनफाइनाइट एक अब तुम सोचो कि इनफाइनाइट साइज मतलब कि अर्थ के हिसाब से इनफाइनाइट साइज, नो, न्यूक्लियस के हिसाब से, न्यूक्लियस के साइज के हिसाब से जो डिस्टेंस इनफाइनाइट है वो तो बहुत ही छोटा ही डिस्टेंस होगा ना। इट इज अ रिलेटिव टर्म ना, इनफाइनाइट डिस्टेंस। हाँ एग्जैक्टली, न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 मीटर, उसके लिए इनफाइनाइट डिस्टेंस तो उसी हिसाब से रहेगा ना, रिलेटिव टर्म ही रहेगा ना, कुछ एंगस्ट्रॉम में। चलो आते हैं यहाँ पे वापस। तो आपको बस इस चीज का ध्यान रखना है कि सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो चाहे कितनी इलेक्ट्रॉन स्पीशीज हो, इनफाइनाइट सर्कुलर शेल्स और ऑर्बिट सबके पास है। एग्जिस्ट कहाँ करेगा वो डिपेंड करता है उसकी एनर्जी क्या है। समझ में आ रही है बात? n=1, n=2, 3, 4, 5, 6 इंफिनिटी। अगर तुम नोटिस करो तो जैसे जैसे तुम आगे बढ़ रहे हो, डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस इज इंक्रीजिंग, शेल्स क्या आते जा रहे हैं बताओ, पास आ रहे हैं, हाँ या नहीं? n=1 में आपने एनर्जी कैलकुलेट की होगी, माइनस क्या ही बताओ, -13.6 eV, -3.4 eV, -1.5 eV, -0.85 eV, -0.54 eV, 0 eV। चल रहे हो साथ में? ये वैल्यूज रट्टा रखना है तुम्हें, रट्टाफाई रखना है। मैं क्यों बता रही हूँ, सुनो यहाँ पे। इससे जो तुम्हारे क्वेश्चंस है, काफी क्वेश्चंस तो ओरली हो जाएंगे, या तो अगर थोड़ा डिफिकल्ट बनाना है उसे क्वेश्चन तो हार्डली तुम 2 लाइन में करोगे, 1-1.5 पेज का काम नहीं करना होगा तुम्हें। सुनो यहाँ, मान लो मैंने बोला ये 5 वैल्यू रट लो, तुमने रट रखी है ये वैल्यूज। अब मैं तुमसे पूछ रही हूँ, डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन, determine the wavelength of photon emitted when the electron jumps from second excited state to ground state। तो तुमने बोला ठीक है मिस, ये जो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी ऑफ द फोटोन है, क्या हमने पढ़ा है? एनर्जी ऑफ द फोटोन इज इक्वल्स टू डेल्टा ई विच इज En2 माइनस En1। डेल्टा ई तो तुमने रट रखा है ना ऑलरेडी, 1.4 और 13.6, 10 पॉइंट कितना आ रहा है? 10.2। तो मतलब जो फोटोन है उसकी एनर्जी कितनी होनी चाहिए बताओ? 10.2 eV। 10.2 इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा से लैम्डा एंगस्ट्रॉम में मिल जाएगा या नहीं? समझ पा रहे हो? फिर से सुनो सवाल, मैंने तुम्हें जनरली 80% क्वेश्चन इन्हीं में रहेंगे, 80 to 90% सवाल इन्हीं ऑर्बिट्स में घूमेगा, सेकेंड एक्साइटेड स्टेट, थर्ड एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट, इन्हीं सब पे रहेंगे। मैंने सवाल क्या पूछा था? सेकेंड एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे आया, वेवलेंथ बताओ जो फोटोन एमिट हुआ है। तुमने बोला कि जो भी फोटोन एमिट हुआ है उसकी एनर्जी गैप के बराबर होगी, डिफरेंस के बराबर। तुमने एनर्जी डिफरेंस अपनी रटी हुई वैल्यूज से निकाल लिया, 10.2 eV आया। 10.2 eV को फॉर्मूला में सब्स्टिट्यूट कर दिया, क्या डिफरेंस हम ले रहे हैं? अच्छा राइट, 12.1 ना, 1.5, 13.6 और 12.1 का डिफरेंस, 12.1 को इक्वेट कर दोगे 12400 बाय लैम्डा। ये तो किसके लिए हुआ बताओ? जब स्पीशीज मेरे पास हाइड्रोजन है। अब क्वेश्चन एक स्टेप ऊपर गया, क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि डिटरमाइन द वेवलेंथ ऑफ फोटोन एमिटेड when the electron jumps from second excited state to the ground state in lithium plus 2। तब भी हमेशा तुम हाइड्रोजन के डेटा से सॉल्व करोगे,
1.5 और 13.6 डिफरेंस कितने का? 12.1। मतलब एनर्जी आई 12.1 फॉर हाइड्रोजन, तो लिथियम के लिए इंटू क्या कर दोगे? जेड स्क्वायर। तो 12.1 इंटू 9, ये मिल गई एनर्जी ऑफ द फोटोन। फिर इक्वेट कर दो 12400 बाय लैम्डा से। ये शॉर्ट तरीका है। एक्चुअल जो बुक में तरीका है वो कैसे है समझो, वो भी तुम्हें पता होना चाहिए। एनर्जी ऑफ द फोटोन इक्वल टू डेल्टा ई इक्वल टू, एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है बताओ? -13.6 जेड स्क्वायर बाय n2 स्क्वायर प्लस 13.6 जेड स्क्वायर बाय n1 स्क्वायर। कॉमन लो -13.6 -13.6 जेड स्क्वायर कॉमन लिया हमने, तो क्या आया बताओ? 1 बाय n1 स्क्वायर माइनस 1 बाय n2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू डेल्टा ई इज इक्वल टू 12400 बाय लैम्डा इन एंगस्ट्रॉम। तो फिर एक्चुअल में बुक का तरीका ये होता है, समझ में आ गई बात, कि आप n1 n2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, फिर ये मल्टीप्लिकेशन करो, फिर इक्वेट करो, ठीक है। सो एनी मेथड इज फाइन। ये वाला थोड़ा दिमाग में हो जाता है जब आपकी प्रैक्टिस रहती है, ठीक है। चलो कॉपी करो। n2 पहले आएगा, वेट कॉमन क्या निकाला है? माइनस कॉमन निकाला है ना, हाँ, n2 स्क्वायर माइनस n1 माइनस कॉमन निकाला ना मैंने, तो n2 पहले आएगा। ये आपको ड्रॉ करना है। आयनाइज करने के लिए फाई क्या होगा? हाइड्रोजन का फाई कितना आएगा? 13.6, क्योंकि इलेक्ट्रॉन को रिमूव करना मतलब इलेक्ट्रॉन को कहाँ पहुंचाना? इंफिनिटी पे, और इंफिनिटी पे अगर पहुंचाना है तो उसे एनर्जी आपको 13.6 देनी होगी, तब जाके 0 पे पहुंचेगा। वो नहीं, वो अभी हमने पढ़ा नहीं। एटॉमिक स्पेक्ट्रा ऑफ हाइड्रोजन, लाइमन सीरीज, बामर सीरीज, पास्चल सीरीज। श्रोडिंगर लास्ट, सेकंड लास्ट लेक्चर। हाँ अच्छा है, मजा आता है जिसको समझा उसको। वैसे किसी को ही नहीं समझा आज तक श्रोडिंगर, जिसने बनाया था उसे खुद नहीं समझा था। श्रोडिंगर है ना, तुम ही लोग करो ये सब, मैं तो जो पढ़ के आई हूँ वही बोलने वाली। तुम लोग करो दो ब्रॉले और पता नहीं क्या क्या। हाँ, और मुझे लास्ट ईयर सिखा रहा था एक बच्चा, मैं दो ब्रॉले बोलो, मैंने बोला भाग इधर गधा बच्चा, कुछ भी बोल रहा है। दो ब्रॉले कौन बोलेगा? मैं फिर तो एक्सेंट ही बनाते रह जाऊंगी पढ़ाने से ज्यादा। तुम क्या बोल रहे हो? डी ब्रॉले मतलब वो इतने उससे गलत बता रहा था कॉन्फिडेंस से। अच्छा, अगले ईयर आएगा फिर कोई कुछ और बोलेगा। लिखो, थोड़ा जल्दी जल्दी लिखो। एक्सिस लिखो, एनर्जी। हाँ 10-15
15%। अरे अभी तो 15% पे ही पहुंचे हैं, 15-20%। 8 लेक्चर लगे आराम से। सिर्फ और सिर्फ क्वांटम मैकेनिक्स करने के लिए 2 लेक्चर लगेगा आराम से। क्यों नहीं करेंगे? क्वांटम मैकेनिकल मॉडल नहीं करो तो फाइनल मॉडल ऑफ एटम तो समझना होगा ना। तुम पढ़ रहे हो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये फिजिकल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री फिजिक्स में एटम्स है, केमिस्ट्री में एटम है और एटम की फिजिक्स पढ़ रहे हैं। एक्चुअल में आई टोल्ड यू राइट कि बहुत से चैप्टर्स तुम यहाँ कुछ ज्यादा ही डिटेल में पढ़ने वाले हो। अब ये अच्छे से कर लिया तो मॉडर्न फिजिक्स 12th का तुम्हारा आने का। इसके बाद बाकी सारे चैप्टर्स लिंक हो गए। नॉट ठीक, तो इसको रटते नहीं होंगे सवाल एडवांस। कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है आपको, लेकिन वो वैल्यू चेंज से नहीं रटनी पड़ेगी। हाँ वो रटना पड़ेगा, रटना पड़ेगा। अभी तो बहुत कुछ है। चलो सब नेक्स्ट हेडिंग दो। सुनो यार सुनो, एक क्वेश्चन इस तरह से बनता है। एक टाइप तो मैंने आपको बताया कि जहाँ पे टाइप्स ऑफ क्वेश्चन सुनते जाओ, क्योंकि मैक्सिमम चांसेस है मेंस में तो एटलीस्ट बोर्स मॉडल, मतलब बोर मॉडल 60-70% बोर मॉडल से सवाल रहते हैं। मेंस तो इतना है, ठीक है। पहला सवाल डायरेक्ट पूछ लिया जाए, रेडियस ऑफ थर्ड ऑर्बिट, वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द थर्ड ऑर्बिट, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी इन द थर्ड ऑर्बिट। एक टाइप का क्वेश्चन बोर मॉडल का। दूसरा टाइप का सवाल बनता है ट्रांजिशन पे, जब इलेक्ट्रॉन थर्ड से फर्स्ट पे आ रहा है तो कितनी एनर्जी का फोटोन एमिट हुआ या क्या फोटोन का वेवलेंथ होगा फॉर हाइड्रोजन। और इसी में एक मॉडिफिकेशन हो जाएगी, सेम ट्रांजिशन हो रहा है बस लिथियम +2 या हीलियम +1 के लिए, तो क्या एनर्जी ऑफ द फोटोन होगा। ये सेकेंड टाइप का क्वेश्चन। थर्ड टाइप का क्वेश्चन होगा कि आपको ट्रांजिशंस, बहुत सारे ट्रांजिशंस दिए जाए और उनकी एनर्जीज कंपेयर की जाए। एग्जैक्टली सुनो यहाँ, फॉर एग्जाम्पल आई हैव अ क्वेश्चन कि 1 to 5 रफली लिख सकते हो। 1 2 मतलब TO2, 1 to 5 ट्रांजिशन से ये 2 to 8, 3 to 15, 4 to 25 हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन बताना है। 1 to 5, 2 to 8, 3 to 15, 4 to 25 हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन कौन सा होगा बताओ। 1 to 5 क्यों? एग्जैक्टली तो यहाँ ध्यान दो, जब N1, जब आपका N1 चेंज होता जा रहा है, लोअर एनर्जी ऑर्बिट चेंज होता जा रहा है, तो जहां लोएस्ट N1 होगा वहां सबसे ज्यादा एनर्जी होगा, क्योंकि आपको पता है 1 से 2 जाने में जो एनर्जी गैप है वो मैं 5 से लेके 64 भी चली जाऊं तो उतना एनर्जी गैप नहीं है। ये गैप देखो, जिन बच्चों का बाउंसर चला गया, N1 से लेके N2 के बीच में जितना एनर्जी गैप है, सिर्फ एक जंप में जितना एनर्जी गैप है, मैं n=16 से n=60 तक चली जाऊं तब भी उतना गैप नहीं होगा, क्योंकि लेवल्स क्या आते जा रहे हैं, पास आते जा रहे हैं। तो मतलब जब N1 चेंज हो रहा है इस ट्रांजिशन में, देखो N1 मतलब कि लोअर वैल्यू ऑफ N ना, जैसे 1 to 8 में लो वैल्यू कौन है 1, मतलब वो क्या है N1।
2 to 5 में n1 कितना है 2, 3 to 15 में n1 कितना है 3, 4 to 25 में n1 कितना है 4। बताया था ना लोअर वैल्यू ऑफ n हमेशा n1 होता है, n2 हायर वैल्यू ऑफ n होता है। तो आप इस बात का ध्यान रखोगे, नोट में लिखो। अच्छा सुनो, ये बात सुनो, यहाँ सुनो, एक में पहले n1 सेम रखते हैं। 2 to 6, 2 to 18, 2 to 64, 2 to 128। हाईएस्ट एनर्जी ट्रांजिशन क्या है 2 to 128। तो जब n1 सेम होता है तो आपको क्या देखना पड़ता है, गैप, है ना, गैप जितना ज्यादा उतना ज्यादा एनर्जी। सो लिखो नोट में, एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम एनर्जी और फ्रीक्वेंसी इज मैक्सिमम और लैम्डा मिनिमम इज मिनिमम when difference between n2 and n1 is high। difference between n2 and n1 is high। ब्रैकेट में लिखना n1 सेम फॉर ईच ट्रांजिशन, ब्रैकेट में लिखना n1 इज सेम फॉर ईच ट्रांजिशन। समझ रहे हो ना ये पॉइंट? जब n1 सेम होता है सारे ट्रांजिशंस के लिए तो हमने क्या बोला है, जितना ज्यादा डिफरेंस होगा उतना ज्यादा एनर्जी होगी। लेट मी रीड द पॉइंट, क्या है, बराबर। सेकेंड, एनर्जीज और फ्रीक्वेंसीज मैक्सिमम और वेवलेंथ इज मिनिमम when n1 is lowest, when n1 is lowest। ब्रैकेट में लिखना n1 is different। चलो ठीक है, यहाँ पे स्टॉप करते हैं। किसी को कोई डिफिकल्टी है? घर जाके नोट्स बहुत अच्छे से करना, नोट्स का रिवीजन बहुत अच्छे से करना। नहीं ऐसा जरूरी नहीं, हाँ तब भी पहला वाला लोएस्ट है। हाँ यहाँ सुनो, नोट्स अच्छे से करना है। इस लेक्चर तक भी आपको एटॉमिक की सॉल्विंग नहीं दे रही हूँ मैं, क्योंकि हार्डली 20 के बाद डिफरेंट टॉपिक शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर के बाद हम सॉल्विंग शुरू करेंगे एटॉमिक की। आप अपने मोल और रिडॉक्स की सॉल्विंग कर सकते हो, एटॉमिक की नोट्स करना है आपको। चलो यहीं पे स्टॉप करें।